जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगा करके अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो आज हम क्लास 10th का यानी कि 10th क्लास का आज मतलब कि क्या करने वाले हैं कि यानी कि आप लोगों का आज पढ़ाने वाले हैं हम भूगोल। क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू? आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं भूगोल, ठीक है। यानी कि आज आप लोगों का क्लास चलेगा भूगोल। क्या पढ़ाने वाले हैं आज आप लोगों को? आज चलेगा भूगोल, ठीक है। तो इस भूगोल में हम लोगों का यानी कि फर्स्ट क्लास है 10th का, ज्योग्राफी का भूगोल है, यानी ज्योग्राफी है भूगोल। इसमें से चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 1 है। और इस चैप्टर को यानी कि चैप्टर का नाम है हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन और उपयोग यानी कि भूगोल का पहला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसका पार्ट 1 वीडियो है। उसका कौन सा वीडियो है बाबू? पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि पहला वीडियो है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करिए, है कि नहीं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहले और आज का क्लास। सबसे पहले बाबू हम लोगों को इसमें पढ़ना है, भूगोल के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले भूगोल के बारे में कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे, है कि नहीं, कि भूगोल है क्या। भूगोल के अंदर में यानी कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या चीज की जानकारी ग्रहण करते हैं, भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले समझेंगे भूगोल। तो भूगोल वह विषय है, भूगोल क्या है बाबू? भूगोल वह विषय है जिसके यानी कि जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी संरचना और पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि भूगोल, भूगोल क्या है बाबू? भूगोल वह विषय है यानी कि भूगोल वह विषय है जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के ऊपरी संरचना से लेकर पृथ्वी के ऊपरी संरचना से लेकर और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों, नदी, तालाब, पठार, टोटलिस्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। जैसे में यहाँ पे बताया जा रहा है नदी के बारे में अध्ययन, समुद्र के, झील के, कोयला के, पहाड़ के, देश के, नगर के, पेट्रोलियम के, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन हम लोग क्या चीज में करते हैं? भूगोल में करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे समझेंगे। भूगोल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे अगर हम बातचीत करें तो ज्योग्राफी जो है यानी कि भूगोल का जो जियोग्राफी है वो हमारे ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। यानी कि जियोग्राफी ग्रीक भाषा के यानी कि शब्द से निर्माण हुआ है, जिसमें 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। जियोग्राफी जो शब्द बना है, एक आपका बना है GEOGRAPHY। जियोग्राफी जो है ये 2 शब्दों के मेल से में बना हुआ है, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द यानी कि 2 शब्दों से। ऐसी के एक हो जाता है जियो और प्लस में एक क्या होता है? ग्राफ। ग्राफो, ठीक है। एक होता है जियो और एक होता है ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है बाबू? पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। वो मोबाइल वाला जियो नहीं, वो जियो जे से लिखाता है, ठीक है, जियो। यानी कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिक का मतलब होता है लिखना या वर्णन करना। ग्राफिक का अर्थ क्या होता है बाबू? लिखना या क्या करना? वर्णन करना। लिखना या वर्णन करना। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं? पृथ्वी के बारे में लिखते हैं या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। यानी कि पृथ्वी के बारे में जियो और ग्राफिक, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में क्या करना? वर्णन करना, जानकारी लेना, ठीक है। चलिए भूगोल का जनक यानी पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है कि नहीं, जो कि हम लोगों का खंड का है कि नहीं। खंड क्या है, का है, उसका नाम है हमारा खंड का भारत संसाधन एवं उपयोग। जो कि खंड का है उसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम लोगों का बाबू आज समझना है कि संसाधन क्या है, यानी कि संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन हम लोग को सबसे पहले समझना है कि संसाधन को क्या करना है बाबू, परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करे। पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं को क्या करे, पूर्ति करे, पदार्थ कहलाते हैं, है कि नहीं। यानी कि पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं को क्या करे बाबू, पूर्ति करे, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, संसाधन कहते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए कैसे, पर्यावरण में उपलब्ध वे सारे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है मानवीय, क्या कर रहा है, मानवीय मानवीय आवश्यकताओं, यानी कि पर्यावरण में धरती पर उपस्थित वे सभी सामान जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, पूरा करता है, वे क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। हवा हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, जीने के लिए हम हवा यानी ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वे हमारी एक प्रकार की आवश्यकता को पूर्ति करता है। सांस लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे आवश्यकता को पूरा करता है। जल भी हमारे आवश्यकता को पूरा करता है, हम लोग को प्यास लगता है, हमको जल की आवश्यकता होती है, पानी पीते हैं लोग, पानी, कोयला, पेट्रोलियम, मोबाइल इत्यादि, ये सभी हमारे आवश्यकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इसलिए ये सब टोटल हमारे लिए क्या है, संसाधन है। शर्ट हमारे लिए संसाधन है, मार्कर है, मार्कर संसाधन है, बोर्ड है, बोर्ड संसाधन है कि नहीं। देखिए जिम्मरमैन ने कहा था, जिम्मरमैन एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसको याद रखिएगा, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छा से, है कि नहीं, है कि ना। चलिए उसके बाद में हम लोगों को बाबू समझना है संसाधन के प्रकार। क्या समझना है, संसाधन के प्रकार समझना है, ठीक है। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसाधन जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। संसाधन के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हमारा क्या होता है, मानवीय संसाधन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाबू समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। देखिए ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। देखिए संसाधन, देखिए बाबू यहां पे हम लिख देते हैं आप लोगों को संसाधन। संसाधन ये मार्कर हम लोगों के लिए कौन सी है बाबू, जैसे मान लो कि कपड़ा, कपड़ा हम लोगों के लिए क्या चीज है बाबू, तो कपड़ा हम लोगों के लिए संसाधन है। कपड़ा हम लोगों के लिए क्या है, संसाधन है। ये जो कपड़ा हम लोगों के लिए क्या है, संसाधन है। तो यहाँ पे देखिए संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। देखिए ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक से कौन कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं, यानी कि जिसको मानव का कोई, जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान ना हो, है कि नहीं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, पहाड़, नदी, है कि नहीं, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये जो ये संसाधन है, नदी हमारे लिए संसाधन है। नदी से जल मिलती है, खेतों में सिंचाई करते हैं नाले के माध्यम से, ये हमारे लिए नदी संसाधन है ना। नदी क्या है, मानव के द्वारा नहीं,
यानी कि क्या, जिसको बनाने के लिए मानव का कोई योगदान नहीं है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। इसको बनाने के लिए मानव का योगदान है नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। चलिए उसके बाद में बाबू हम लोग आगे समझने के प्रयास करते हैं। देखिए मानवीय संसाधन, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है और उनका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है, मानवीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया जाता है और उनका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है कि नहीं, क्या कहलाता है बाबू, मानवीय संसाधन कहलाता है या मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए कलम जो है आपका, कलम ये मानवीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये मानव के द्वारा बनाया गया है और मानव के उपयोग में आ रहा है। ठीक है, किताब भी मानवीय संसाधन है क्योंकि मानव के द्वारा बनाया जा रहा है और मानव के उपयोग में। कुर्सी, टेबल, घर इत्यादि ये हमारा सब टोटल क्या है, मानवीय संसाधन है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोगों को आगे समझा देते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। यानी संसाधन के वर्गीकरण को निम्नलिखित आधार है, यानी संसाधन के जो वर्गीकरण है उनके निम्नलिखित आधार हैं। तो सबसे पहले बाबू अगर हम बातचीत कर लेते हैं, है कि नहीं, सबसे पहले अगर हम बातचीत करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन एगो जैव संसाधन होता है और एगो अजैव संसाधन होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर संसाधन होता है व्यक्तिगत और सामुदायिक। यहाँ पर व्यक्तिगत हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा और अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार बाबू? 4। कौन कौन? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, यानी कि जितना है टोटल हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखते रहिए। अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। उत्पत्ति माने का मतलब, उत्पत्ति मतलब क्या, यानी कि जैव संसाधन है कि नहीं और अजैव संसाधन है कि नहीं। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं जैव संसाधन और एक होते हैं अजैव संसाधन। देखिए जैव संसाधन वे संसाधन जिसे जीव मंडल से प्राप्त किया जाता है अर्थात जिसमें जीवन हो, जैव संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो कि जीव मंडल से प्राप्त किया जाता हो और उसमें क्या हो, जीवन हो उसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा जो है हमारा जीव मंडल से प्राप्त होता है ना, पेड़ पौधा को हम लोग जीव मंडल से प्राप्त करते हैं और इसमें क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है बाबू? इसमें जीवन होता है। इसमें क्या होता है? जीवन होता है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे? जैव, यानी कि जैव संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। और जीव जंतु भी जैव संसाधन है क्योंकि जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और इसमें भी जीव है। मनुष्य भी हमारा एक संसाधन ही है। मान लो कि हमको पानी चाहिए, किसी से मांगे तो पानी लाके दे दिया, मेरे लिए तो संसाधन हो गया ना, है कि नहीं। यानी क्या, ये मनुष्य भी क्या है? जैव संसाधन है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग बाबू समझेंगे अजैव संसाधन। कह रहा है कि जैव संसाधन में वनस्पति और पशुधन आते हैं। ठीक है, जो जैव संसाधन होते हैं, कौन सा संसाधन बाबू? जैव संसाधन में क्या चीज में? जैव संसाधन में क्या आते हैं बाबू बताइए? वनस्पति आते हैं और क्या आते हैं? पशुधन आते हैं, यानी पशु आते हैं। यानी कि जैव संसाधन में यही आते हैं।
यानी कि वनस्पति आ जाते हैं और पशुधन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए जैव संसाधन में सजीव का सभी लक्षण मौजूद रहते हैं। जैव संसाधन में जितने भी भाग लेते हैं उसके अंदर सजीव का सभी लक्षण क्या रहते हैं, इंक्रीज रहते हैं, मौजूद रहते हैं। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है बाबू अजैव संसाधन, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को। जैव का उल्टा हो जाएगा अजैव। जैव है ना, जैव में सजीव सब आ रहे थे और अजैव में क्या आ रहा है, निर्जीव आ रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जो निर्जीव वस्तुओं के समूह होता है उसको अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं। जैव में सभी सजीव आ रहे थे बाबू और अजैव में सभी निर्जीव। जैसे में चट्टान हो जाएगा, धातु हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा इत्यादि। ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहे बाबू उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, आपको बताए थे है कि नहीं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोगों को जानना है। यानी कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोगिता बार बार किया जा सके तथा उसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए बाबू ध्यान से, नवीकरणीय संसाधन में कह रहा है वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। तो हम लोग हवा का उपयोग बार बार करते हैं कि नहीं करते हैं, हवा का उपयोग हम लोग बार बार करते हैं। ठीक है, वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके तथा उसकी आपूर्ति, मतलब खत्म हो फिर दोबारा से, मतलब आपूर्ति आसानी से हो जाए, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, टर्च, टर्च का टर्च है ना, टर्च चार्ज वाला टर्च, हम ऊर्जा ले लेंगे। सौर ऊर्जा सूर्य वाला ऊर्जा, वो उसका आपूर्ति हम लोग आसानी से कर पाते हैं, वो दोबारा खत्म नहीं होता है, यानी कि उत्पादन और उपयोग में बार बार आता है। और हवा भी, जल भी, विद्युत भी, वन जंगल भी हमारा क्या होता है, उत्पादन इसका बार बार होता है और इनका उपयोग भी हम लोग बार बार करते हैं। जंगल से लकड़ी काट के लाए, यानी कि उपयोग हम लोग बार बार कर रहे हैं, काट काट के लाके, और उनका उत्पादन भी क्या हो जा रहा है बाबू, बार बार हो रहा है। उत्पादन भी उसका क्या हो रहा है, बार बार हो जा रहा है। यानी कि अगर हम सीधा तौर पे कहें तो ऐसा संसाधन जिसके उत्पादन और उपयोग बार बार किया जा सके तथा उसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से हो सके, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन है ना उसके उल्टा, नवीकरणीय संसाधन के उल्टा अनवीकरणीय संसाधन है। वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित होता है। देखिए इसमें भंडारण सीमित होता है और नवीकरणीय में हम आप लोग को बताए कि उत्पादन मतलब बार बार किया जा सके, जल्द जल्द, है कि नहीं। वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित होता है तथा जिसका निर्माण दोबारा ना किया जा सके। देखिए ध्यान से, जिसका निर्माण दोबारा ना किया जा सके या पुनः, या क्या बाबू, पुनः, या पुनः निर्माण होने में बहुत समय लगे, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। पेट्रोल को हजारों साल लगते हैं उसको निर्माण में, है कि नहीं। यानी कि नवीकरणीय में उसका उपयोग हम बार बार कर रहे थे और बहुत जल्द जल्द हमको मिल रहा था, है कि नहीं। और अनवीकरणीय में वे वस्तुएं जिनका भंडारण सीमित होता है तथा जिसका निर्माण दोबारा ना किया जा सके या किया जा सके तो बहुत समय लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए
उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है बाबू, आगे वाला जो है इसको ध्यान से समझना है, एग्जाम में बार बार पूछ देता है ये वाला प्रश्न। कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं बाबू? 4 प्रकार के हो सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है, स्वामित्व है कि नहीं, उसके बाद में कह रहा है स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हमारे देश में कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि नहीं, सामुदायिक संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। इसको सबको समझेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, टोटल समझेंगे। तो चलिए उसके बाद में हम लोग समझ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्तिगत के अधिकार क्षेत्र में होता है और जिसके बदले में वह सरकार को लगान भी चुकाते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए व्यक्तिगत संसाधन क्या कर रहा है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसके बदले सरकार को क्या करता है, लगान यानी कि टैक्स भी चुकाते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में घर, बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, ये जो है ना, घर जो है ना व्यक्तिगत संसाधन है। जमीन जब खरीदेंगे घर बनाने के लिए, तो जब जमीन खरीदते हैं तो उस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। खरीदने से पहले जब खरीदने जाते हैं तो उस पे हम लोग क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। और जो घर बन गया वो घर मेरा संसाधन है, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन है। मेरा जो घर बना वो मेरे लिए व्यक्तिगत संसाधन है, दूसरा कोई तो आके उसमें नहीं रह सकता। हाँ, 1 दिन 2 दिन के लिए अगर ऐसा तो हो सकता है, लेकिन घर जो है वो मेरे लिए क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे मैं अपना बाग है, अपना बगीचा है जो कि मेरे लिए है, तालाब है अपना खुद का तो मेरे लिए है, कुआं है अपना खुद का तो वो मेरे लिए है कि नहीं। देखिए सामुदायिक संसाधन के बारे में अब हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग बाबू समझे थे व्यक्तिगत संसाधन यानी कि वैसा संसाधन जिसपे एक व्यक्ति का अधिकार हो, है कि नहीं, खास व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन मतलब सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के, वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के, है कि नहीं, अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में मंदिर हो जाएगा, ये खास क्या होता है, मंदिर किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है, इसलिए इसको हम सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं। मंदिर को जैसे में मस्जिद हो जाएगा, सामुदायिक भवन हो जाएगा, ये सब क्या है, हमारा सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, चलिए बाबू अब क्या कर रहा है, इसको आप लोग लिखते चलिएगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इसको पूरा लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है समझिए, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के, कहने का मतलब है आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सभी उपलब्ध साधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसको आप समझिए तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए कि एक पॉइंट में क्या कर रहा है, किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। देखिए इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के मदद से, है कि नहीं।
जैसे क्या कह रहा है, इस बात को हम लोग समझ लेंगे। देखिए, कह रहा है कि किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। मान लीजिए कि ये रोड है, सरकारी रोड, रोड तो सब सरकारी होता है, मान लीजिए कि सरकारी रोड है, ठीक है। आई इसके बीच में आपका एक व्यक्तिगत संसाधन आपका क्या है, खेत है। आपका व्यक्तिगत संसाधन है ना, खेत है कि नहीं। तो अगर आप जब रोड है तो क्या करेंगे, कहेंगे कि सरकार से बोलेंगे कि इस प्रकार से रोड लेके जाओ, नहीं, क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में दिया गया है, जो कि भूगोल में पढ़ाया जा रहा है कि किसी भी देश के सरकार को इतना हक है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन है, अगर उस संसाधन से आम जनता का अगर लाभ हो रहा है बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि खेत एक ही है, मेरा ही है, और इस खेत के वजह से बहुत सारे आम जनता को लाभ हो रहा है रोड निकल जाने से, तो सरकार इसका क्या कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी, यानी कि अपने कब्जा में ले लेगी, इस तरफ से रोड निकाल देगी, और इसके बदले में सरकारी मुआवजे जो खेत का होगा उतना आपको दे देगी। समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए, उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद में हम लोग को कर रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस प्रकार के संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था कराती है, यानी कि समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरों क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। देखिए, सबसे पहले एक इसमें भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि इधर जो है ये आपका एक नदी है, इधर क्या है बाबू, नदी नहीं, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। क्या है, समुद्र है। इधर मान लीजिए कि भारत है, इधर कौन सा देश है, समुद्र के इस तरफ, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इधर भारत है, और इधर मान लीजिए कि आपका क्या है, अमेरिका, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और इसके यानी भारत से अंदर में कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बाबू, यहां से रेखा से यानी कि 200 किलोमीटर, और यहां से कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है। अब समझिए, इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। कौन संस्था करती है बाबू, यहां पे लिख देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। कौन संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यानी कि इस प्रकार के संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, जो कि समुद्र तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ये जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ये जितना, यानी कि तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर समुद्र में, इधर तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर समुद्र में के भाग को छोड़कर ये वाला कौन सा संस्था कहलाएगी बाबू, आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगी। कौन सा संसाधन होगी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगी, संसाधन होगी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब आप कहिएगा कि सर जी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसका अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किस देश का अधिकार होगा, भारत। और आप लोग कहिएगा कि सर जी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसका अधिकार होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। किसका बाबू होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। ये जो बीच वाला है ना, ये आपका ये वाला है कि नहीं, इधर से 200 किलोमीटर है कि नहीं, इधर से 200 किलोमीटर, ये आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसकी अधिकार होगी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगी। जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए।